हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल IQ लेवल एकेडमी पे स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? टेस्ट पेपर चल रहा है। टेस्ट पेपर किसका चल रहा है? अपने जो आरओ ईओ के टेस्ट पेपर हैं, आरओ आरओ और ईओ के जो हैं वो टेस्ट पेपर हैं। प्लस में ये 5वें नंबर का टेस्ट पेपर है। साथ में क्या है, यदि इसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से आप 40 क्वेश्चन जो नगरपालिका एक्ट जो है, नगरपालिका एक्ट 2009 है, उसका निकाल दो आप। उसके यदि आप निकाल दोगे तो 80 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल एग्जाम के अंदर काम में आएंगे। आपके आरएस प्री के अंदर काम में आएंगी, आरएस पीटी जो टेस्ट होगा उसके अंदर काम में आएंगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो एग्जाम फिर से हो रहे हैं, फिर से होने वाले हैं, जिनके फॉर्म आने वाले हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। प्लस में अधीनस्थ बोर्ड है या फिर राज्य जो अपना सिविल सर्विस का है एग्जामिनेशन जो आरपीएससी करवाती है, तो वो कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, अपने इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का क्या किया गया, इसमें समावेश किया गया। जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल खोला तो उसके अंदर एक भास्कर की न्यूज थी कि एक लड़की है, उसके स्कूल के मतलब कॉलेज, ये जो अपनी कोचिंग संस्थान जो है, वहां की लाइब्रेरी के अंदर किसी लड़के ने चाकू मार दिया। तो भाई इस टाइप की शर्मनाक जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक लड़की के यदि चाकू मारते हैं तो क्या होता है कि सभी के मन में एक खौफ फैलता है। खौफ फैलता है तो आपके और उनके जो घर वालों के सपने होते हैं, लड़की के या लड़कों के, तो दोनों के वो पूरे नहीं हो पाते। उससे एक डर का माहौल होता है। तो इस टाइप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यदि हल्का फुल्का देखिए, पढ़ती टाइम पे, लाइफ टाइम में, एजुकेशन लाइफ में, और फिर जवान भी रहते हैं, उस टाइम पे अट्रैक्शन हो जाता है। तो हो जाता है तो एक सिद्धांत अपना लीजिए आप कि भाई तो नहीं तो कोई और सही, और कोई और भी नहीं मिले तो फिर कोई और सही। ठीक है, तो इस टाइप की घटनाएं जो है वो निंदनीय है, नहीं करनी चाहिए किसी की भी। लड़का पढ़ रहा है तो उसके लिए भी क्या होता है कि उसके घर वालों की जिम्मेदारी होती है, प्लस में सपने होते हैं, सभी लोगों के खुद के सपने होते हैं। फिर लड़की जो पढ़ रही है तो उनके भी सपने होते हैं, ससुराल वाले के भी सपने होते हैं, घर वालों के भी अलग से सपने होते हैं। ठीक है, तो अपने महत्वपूर्ण पर्सन जो है उनका समावेश किया गया है। मॉडल पेपर अपना 5वें नंबर का है। देखते हैं क्या 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है 2023 की, में सबसे खुशहाल देश किसको माना गया है? तो सबसे खुशहाल जो देश माना गया है वो स्केनिडेनियन जो देश होते हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क और आइसलैंड। इन देशों के अंदर ही सबसे पहले नंबर आता है। तो अपना जो फिनलैंड है, फिनलैंड के एक शहर का नाम है नोकिया। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, नोकिया जो मोबाइल लेते थे, नोकिया मोबाइल लेते थे, तो वो फिनलैंड का एक शहर था नोकिया। और यहाँ की एक नदी का नाम भी है नोकिया। तो फिनलैंड जो पहले नंबर पे रहा है। अंत में कौन रहा है, अंत में जिसको आप पूछा जाए तो 137 देश इसके अंदर लिए गए हैं। अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है। अफगानिस्तान कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंक रही है 126वीं रैंक। 126वीं रैंक भारत की रही है। ठीक है, तो सबसे खुशहाल दुनिया का देश माना गया है तो किसको माना गया? फिनलैंड को माना गया। ठीक है, आगे देखिए अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय वन रिपोर्ट वन दिवस है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है, वन दिवस 21 मार्च 2023 का विषय क्या रखा गया था? तो 2023 का जो विषय रखा गया है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ की बात की गई है, या फॉरेस्ट एवरग्रीन की बात की गई है, हेल्थ एंड फॉरेस्ट की बात की गई है, या फॉरेस्ट फॉर ऑल की बात की गई है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य जो है वो इसका विषय रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि योसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसांग महोत्सव जो है अभी थोड़े दिन पहले मना है, तो वो आपके मणिपुर के अंदर मना है। सेवन सिस्टर्स के अंदर 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते ही, आपको पता ही है। मणिपुर जो है इसके अंदर खास बात क्या है, एक तो बराक नदी है, बराक नदी है। ठीक है, ये बराक नदी क्या करती है, भारत भारत और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सीमा बनाती है। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा बनाती है, त्रिपुरा के साथ अपना जो खोला गया है, रास्ता खोला गया है, बराक नदी है। एक काबुलम जाओ नेशनल पार्क है, काबुलम जाओ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्क है। ठीक है, एक यहाँ पे सुंगाई हिरण है। कौन सी हिरण है? सुंगाई हिरण। सुंगाई हिरण जो है ये अपने क्या किसके ऊपर है, ये खत्म होती या विलुप्त होती प्रजाति के तौर पे जानी जाती है। तो सुंगाई हिरण है, काबुलम जाओ नेशनल पार्क जो भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये लोकाटक झील में बना हुआ है। लोकाटक झील जो है उसके अंदर बना हुआ है। लोकाटक जो झील है उस लोकाटक झील के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपना हो गया यसंग महोत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, कि पश्चिम से पूर्व जो है वो सही क्रम आपको सजाने हैं। पश्चिम से पूर्व किसके चोटियों के दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपने पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम में सबसे पहले आती है गाडविन आइंस्टीन, जिसको केटू बोला जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पीओ पाक ओकोराइट कश्मीर के अंदर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे अपनी नंगा पर्वत आता है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो नंदा पर्वत आता है, चौथे पे बात करते हैं तो धौलागिरी आता है, पांचवें पे बात करते हैं तो अन्नपूर्णा आता है, छठे पे माउंट एवरेस्ट जो है, वो माउंट एवरेस्ट जो है वो एक्चुअली कहां पे है, नेपाल के अंदर है। ये भारत की चोटी नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आइंस्टीन है। और ये जो नामचा पर्वत है ये हिमालय की पूर्वी चोटी है, हिमालय की जो है, हिमालय जो है अपना उसकी पूर्वी चोटी है ना, हिमालय की पूर्वी चोटी है, पूर्वी चोटी जो है सबसे ऊंची वो नामचा बरुआ है। और नामचा बरुआ के पास से ही क्या होती है कि अपने ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के अंदर हेयरपिन मोड़ लेके, हेयरपिन जो लड़कियां पिन लगाती है ना बालों के अंदर, वैसा मोड़ लेके इंडिया में प्रवेश करती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बीएसएफ द्वारा बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स की बात करते हैं। तो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स जो है भारत और पाकिस्तान सीमा बॉर्डर के लिए स्पेशल बनाई गई है। राज्य के किस क्षेत्र में थीम पार्क की बात की गई है। थीम पार्क एज ए बीएसएफ का म्यूजियम है कि कहां पे स्थापना की गई है, तो ये सम क्षेत्र के अंदर की गई है। सम क्षेत्र जो है अपना जैसलमेर के अंदर है। चोटन बाड़मेर का गोंद के लिए प्रसिद्ध, आपको पता ही है। बाप जोधपुर का है। भडला जो है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस पार्टी की बात की गई है, राजनीतिक दल की बात की गई है। पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस रखा गया है। इसका अध्यक्ष कौन है, तो तेलंगाना के जो सीएम हैं वो इनके अध्यक्ष हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 के अंदर। के चंद्रशेखर राव जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। के चंद्रशेखर राव अध्यक्ष हैं इसके। यदि आठवीं बात करते हैं राष्ट्रीय दल की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय दल आम आदमी जो पार्टी है उसको 8वां राष्ट्रीय दल बनाया गया है, क्योंकि ये 2 से अधिक राज्यों के अंदर, पंजाब और दिल्ली के अंदर अपनी क्या बना चुका है, अपनी सरकार बना चुके हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी उम्रदराज महिला, जिसका नाम है ल्यूसील रेडन। क्या नाम है, ल्यूसील रेडन नाम है। तो ल्यूसील रेडन जो 118 वर्ष के अंदर निधन हुआ है, इसका संबंध किस देश से है, तो इसका जो संबंध जो है वो फ्रांस से है। किस देश से है, फ्रांस की महिला थी, दक्षिण फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी राजस्थान का यदि देखते हैं जीवन प्रत्याशा राजस्थान की देखते हैं, तो राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की बात करते हैं तो 69 वर्ष 4 माह है। और जब भारत की बात करते हैं तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 70 वर्ष है, 70 वर्ष है। और यदि विश्व में सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी है, जापान की है। जापान की जो है वो 84 वर्ष है, प्रति व्यक्ति है वो लगभग 84 वर्ष के हिसाब से जीते हैं वहां पे। ठीक है, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्य कथन है कि सत्य कथन इनमें से कौन सा सत्य कथन है। सत्य कथन की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय महिला सैनिकों ने सर्वप्रथम 2007 का जो लाइबेरिया में अपनी तैनाती की गई थी उसमें गए थे। बिल्कुल सही बात है कि 2007 में भारतीय शांति सेना जो महिलाओं की टुकड़ी गई थी सबसे पहले लाइबेरिया अभियान के अंदर गई थी 2007 के अंदर। आगे है 6 जनवरी 2023 को सूडान में तैनाती की संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला सैनिक भेजने वाला पहला देश जो बना है वो भारत है। पहला देश जो है वो भारत है। तो पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में तो छपेगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए कि लुइस इंडियो लुला दा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो है अपने किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, इसके दोनों कथन सही हो गए। लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार, तो वो किसके बने हैं, ब्राजील के बने हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के बने हैं। यदि देश की बात करते हैं
तो रुक्काबाई जो है ना, रुक्काबाई, तो वो रुक्काबाई के हिसाब से आप देश का जो क्रम है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ब्राजील जो है उसके तीसरी बार राष्ट्रपति बने। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला 5G। 8 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से देखना क्या दे रखा है। 8 नंबर का दे रखा है कि सत्य कथन है, सत्य कथन है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय सैनिकों ने सर्वप्रथम, महिला सैनिकों ने सबसे प्रथम लाइबेरिया अभियान के अंदर तैनाती की थी। दूसरा है कि 6 जनवरी 2023 को सूडान में तैनाती की, बिल्कुल सही बात है। अगला है संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला सैनिक भेजने वाली पहला देश जो है वो भारत है। अच्छा, 3 ऑप्शन है इसके अंदर, तो 3 ऑप्शन है तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीन ऑप्शन है तो तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का पहला 5G ड्रोन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन जो है ये छपेगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% छपेगा किसी न किसी एग्जाम में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या कौन सा है? तो स्काई जो वॉक है, स्काई वॉक आकाश के अंदर चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए स्काई वॉक जो है वो देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। 5G की बात हो रही है यहाँ पे, 5वीं जनरेशन की। ठीक है, आगे स्पेस वॉक है, मून वॉक है या सन वॉक है, वो नहीं है, स्काई वॉक है, आकाश में चलने वाला, वो होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के अमेठी शहर में AK 203 जो है असोल्ट राइफलों का निर्माण किया जा रहा है। AK 203 जो है असोल्ट राइफलों का निर्माण किया जा रहा है। भारत का सहयोगी देश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सहयोगी ब्रह्मोस वाले ही हैं, रूस वाले हैं। रूस क्या है? अपना बड़ा भाई है। जैसे बोला जाता है कि भारतीय इतिहास के अंदर जो भारत आए थे वो भारतीय लोग के अंदर द्राविड़ सभ्यता के लोग आए थे, तो वो ये कहां से आए थे? वो अपने साइबेरिया से आए थे। साइबेरिया जो क्षेत्र है वो लूना और ओब नदी के बीच में आए थे। लूना और ओब नदी जो है उसके दोनों के बीच से हम लोग यहाँ पे आए थे, इसलिए बोला जाता है कि अपने जेनेटिक्स कोड भी हैं वो रसिया से मिलते हैं। प्लस में रसिया ने हमारा हमेशा से साथ दिया, इसलिए वो हमारे बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। उन्हीं के सहयोग से अपने ब्रह्मोस बनाई थी और अब क्या बना रहे हैं? अब बना रहे हैं AK 203 राइफल्स जो है असॉल्ट राइफल, वो बना रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है कि भारत की परले मिसाइल जिसको मिस्र खरीदेगा, मिस्र खरीदेगा भारत की परले मिसाइल जो है, भारत मिसाइलों का बेचने वाला बन गया है, विक्रेता बन गया है। 120 मिसाइलों के साथ अग्रीमेंट हुआ है। भारत का रक्षा मंत्रालय जो होता है वो ये सौदा करता है। तो 120 के बारे में सत्य कथन क्या है? किसके बारे में? परले मिसाइलों के बारे में सत्य कथन की बात बोल रहे हैं कि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाई है। DRDO ने इसको बनाया है, के द्वारा बनाई गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह पे मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, मार करने वाली 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की क्या है इसकी रेंज है, बढ़ाई जा सकती है। वैसे जो अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है उसके अंदर बोला जाता है कि 290 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मारक क्षमता वाली जो मिसाइलें हैं वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी दूसरे देश को बेच नहीं सकते। तो लेकिन अपनी जो दूरी है वो कितनी है? 150 माना गया है। ठीक है, आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, समय के हिसाब से 500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। आगे बात आती है कि उड़ान भरने के बाद रास्ता बदलने में भी सक्षम है, दुश्मन की जो रडार सिस्टम है उसको चकमा देने में भी सक्षम है। अपनी जो है परले मिसाइल के बारे में बोला गया है। तो परले मिसाइल के बारे में सारे के सारे कथन जो है सत्य हैं। किस देश के साथ अग्रीमेंट हुआ है? मिस्र के साथ हुआ है, ये भूलना नहीं है ना। 120 मिसाइल जो है अपन निर्यात करेंगे। आगे बात आती है कि गणगौर पर्व पर गौर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो गणगौर जो पूजते हैं अपने, कल का ही त्योहार था गणगौर, ईस्टर और गणगौर। तो गौर किसको माना गया है? पार्वती जो है उनको गौर माना गया है। ठीक है, आगे बात होती है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से छूता है? ये अभी आया था अपने LDC के एग्जाम के अंदर कि ये जो सोनभद्र जिला जो है यूपी का, तो ये अपने 4 राज्यों से लग जाता है। इधर छत्तीसगढ़ से लग जाता है, MP से लग जाता है, फिर झारखंड से लग जाता है और अपना बिहार से लग जाता है। झारखंड और बिहार से लग जाता है, जबकि ये यूपी का जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है?
तो राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी रही है? 1,56,149 रुपए रही है वार्षिक आय प्रति व्यक्ति पे, है ना। ये तो प्रचलित पे है। और स्थिर की बात करते हैं तो उसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। स्थिर कीमत पे कितनी रही है? 86,134 रुपए रही है। 86,134 स्थिर कीमत पे है। प्रचलित कीमत की बात करते हैं तो 1,56,149 रुपए जो है वो प्रचलित कीमत पे रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए कि राजस्थान में उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन कितने रुपए है? राजस्थान में उच्च कुशल के जो श्रमिक होते हैं उनकी प्रतिदिन मजदूरी कितनी है? तो 333 रुपए। अपने 4 प्रकार के मजदूर होते हैं। पहले कौन से होते हैं? अकुशल होते हैं, अकुशल होते हैं, फिर कुशल होते हैं, एक होते हैं उच्च कुशल होते हैं, उच्च कुशल जो होते हैं, उच्च कुशल। एक यहाँ पे होता है अर्ध कुशल, अर्ध कुशल की बात करते हैं, ठीक है। तो अकुशल की बात करते हैं तो अकुशल जो है उनकी कितनी है? 261 रुपए। फिर अर्ध कुशल की बात करते हैं तो इसमें 12 रुपए जोड़े गए हैं, आगे जाके कितनी हो जाती है? 272 रुपए हो जाती है। फिर 12 83 हो जाती है। फिर 50 रुपए जोड़ के 53 रुपए जो है वो आपकी किसकी हो जाती है? 333 रुपए जो है वो प्रतिदिन अपनी किसकी है? उच्च कुशल श्रमिकों की प्रतिदिन की मजदूरी है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही है कि कितनी अपनी बिजली यहां पे बनाई जाती है? तो यहाँ पे 20,387 मेगावाट बन रही है या 23,487 मेगावाट जो है वो बन रही है। 23,487 मेगावाट है। पिछली साल से 35 मेगावाट जो है वो विद्युत ऊर्जा अपनी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 35 मेगावाट पिछली साल से बढ़ी है। तो 23,487 मेगावाट विद्युत क्षमता जो है अधिष्ठापित क्षमता राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 तक राजस्थान का सड़क घनत्व कितना था? तो राजस्थान की सड़क घनत्व की बात करते हैं तो 81.41 किलोमीटर कितना होता है? ये प्रति 100 किलोमीटर के अंदर नापा जाता है। प्रति 100 किलोमीटर जो है उसके अंदर सड़कों की लंबाई जो होती है उसको सड़क घनत्व बोला जाता है। 41.81 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सड़क घनत्व हो जाएगा। आगे भारत की बात करते हैं तो 165.31 जो है वो अपना 165 जो किलोमीटर है वो भारत का सड़क घनत्व हो जाएगा। भारत का कितना हो जाएगा? 165। लगभग राजस्थान का आधा है सड़क घनत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के न्यूनतम शहरीकृत जिले। तो राजस्थान के न्यूनतम जो शहरीकृत जिले जो हैं, राजस्थान के न्यूनतम जो शहरीकृत जिले हैं वो देखिए डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा। तो डूंगरपुर जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है, फिर दूसरे नंबर पे आपका बाड़मेर आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है? बांसवाड़ा आ जाता है। कोटा जो है वो सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला है, तो डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस देश के सैलानी राजस्थान में सर्वाधिक आए थे? तो राजस्थान के अंदर पर्यटन सैलानी जो हैं वो किस देश के सर्वाधिक आए थे? वो आए थे फ्रांस के। और कौन सी जगह आए थे? सबसे ज्यादा आते हैं पुष्कर में। कहां पे आते हैं? पुष्कर में। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो आते हैं माउंट आबू में आते हैं। कहां पे आते हैं? माउंट आबू के अंदर दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे पुष्कर के आते हैं, पहले नंबर पे फ्रांस के आए थे, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन के आए थे, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य के बारे में, बाड़मेर बेसिन में तेल गैस निकालने की मंजूरी गेल इंडिया को दी गई है। सच्ची बात है, गेल इंडिया, बाड़मेर के अंदर गेल इंडिया को दी गई है। जबकि जैसलमेर के अंदर बात करते हैं तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को दी गई है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दी गई है। तो दोनों कथन जो है आपके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है। शुरू की गई वित्त पोषित संस्था है। तो ये किससे वित्त पोषित संस्था है? तो ये अपने वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित संस्था है। भारत सरकार जो है, भारत का कितना है? 50% हिस्सेदारी है। और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो उसमें 50% हिस्सेदारी है। राजस्थान का यहाँ कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। आगे बात आती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में कितनी प्रतिशत वृद्धि रही थी? सकल
राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की बात करते हैं तो उसके अंदर कितनी वृद्धि रही थी स्थिर कीमत पे? स्थिर कीमत पे कितनी वृद्धि रही थी? स्थिर कीमत पे रही थी 8.19% की। ये तो स्थिर पे रही थी, स्थिर पे रही थी। और यदि प्रचलित पे पूछ लिया जाए तो प्रचलित कीमत पे कितनी रही थी? 16.04% की रही थी। 16.04% की प्रचलित कीमत पे रही। और स्थिर मूल्यों पे बात करते हैं तो 8.19% की वृद्धि रही। आगे है बीकानेर जिले में प्रभावित होने वाली नदी का नाम क्या है? तो बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं निकलती। बीकानेर और चूरू जिले में कोई, क्योंकि ये जो काटली नदी होती है ये भी चूरू के बॉर्डर से पहले पहले ही खत्म हो जाती है, जो आपकी खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है। ठीक है, आगे बात आती है कि एबोनी वृक्ष, एबोनी वृक्ष जो होते हैं सदा एवरग्रीन वृक्ष होते हैं। वृक्ष कौन से वनों में मिलते हैं? तो ये जहां पे सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास में मिलते हैं, जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, और सदाबहार होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पर्णपाती जो है अपने जाटी खेजड़ी वगैरह जो भी जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते शंकुधारी वन जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं आपके पर्वतीय इलाकों में, ठंडे इलाकों में, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय जो हैं वो लगभग भूमध्य सागर के आसपास मिलते हैं। ठीक है, आगे बात आती है व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जिसको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 भी चुना गया था ना इनको, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पहले ये कॉमेडियन हुआ करते थे, बाद में जाके यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, अगला देखिए। आगे क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? तो आम्र वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो होती है, जिसको राजस्थान में मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ है। ठीक है, राजस्थान में मावठ बोलते हैं। फिर असम के अंदर इसको क्या बोल दिया जाता है ना, असम के अंदर बोला जाता है। फिर ये काल बैसाखी आपके बंगाल के अंदर काल बैसाखी बोला जाता है। साउथ के अंदर इसको क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है ना। बारदोली छीड़ा असम के अंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बारदोली छीड़ा जो है, बारदोली छीड़ा, छीड़ा जो है वो असम के अंदर बोला जाता है। इसको साउथ के अंदर इसको आम्र वर्षा बोला जाता है। और काल बैसाखी इसको बंगाल में बोला जाता है। काल बैसाखी, बैसाखी जो है वो बंगाल और आपके बिहार के अंदर इसको काल बैसाखी बोला जाता है। दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फ्लैगशिप योजना नहीं है? कौन सी जो है वो सही क्रम है, सही क्रम देखना है। तो निरोगी राजस्थान कब शुरू हुआ था? 18 दिसंबर 2019 को हुआ था, बजट की घोषणा थी। आगे निःशुल्क दवा योजना की बात करते हैं तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। निःशुल्क जांच योजना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 2013 को, 2 साल बाद में स्टार्ट हुई थी। आगे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं तो 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी। तो सभी के सभी ऑप्शन क्या है इसके? सत्य हैं। ठीक है, अगला देखिए। ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी, ऐसी ऐतिहासिक बस्ती राजस्थान की कौन सी है जो हड़प्पा संस्कृति है उसके अंदर तांबे की? तो तांबे की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वरी को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। ये कहां पे मिली है? कांटली नदी के तट पे मिली है। कांटली जो नदी है उसके तट के ऊपर मिली है। ठीक है, और ये कहां पे पड़ती है? आजकल जिला चेंज हो गया इसका, तो जिला कौन सा हो गया? नीम का थाना हो गया, नीम का थाना जिला हो गया इसका। ठीक है, अब जो कांटली नदी है पहले सिक्कर और झुंझुनू के अंदर बहा करती थी, अब वो नीम का थाना में भी, सिक्कर के अंदर, झुंझुनू में भी आ जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला है? 11 कमरों की बात करते हैं तो ये बालाथल उदयपुर के अंदर मिला है। कहां पे मिला है? उदयपुर के अंदर मिला है। काफी छुपा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। आगे बात आती है कि महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे अफगान कौन कौन थे? तो महाराणा सांगा ने हसन खां मेवाती को दी थी। किसको दी थी? हसन खां मेवाती को दी थी। कब दी थी? जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद दी थी। हसन खां मेवाती को दी थी और मोहम्मद लोदी को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल, टोडगढ़ रावली जो है उसके अंदर स्थित जो वन्य जीव अभयारण्य है उसके अंदर स्थित दिवेर जो स्थल है वो किस राजा से संबंधित है? तो वो राजा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे और महाराणा प्रताप खुद शासक थे। तो महाराणा प्रताप जो है उनके दिवेर जो है उनसे संबंधित है, दिवेर जो है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे है सुमेलित नहीं है,
सुमिलित की बात कर रहे हैं कि कोटा, कब की बात कर रहे हैं? 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति में कौन कौन राजा थे। कोटा के राजा महारावल राम सिंह सेकंड थे, आपको पता ही है। धौलपुर के कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे, तख्त सिंह थे। महाराजा तख्त सिंह जो थे वो आपके जोधपुर के थे। मेवाड़ के राजा भीम सिंह जी थे। और सभी कथन जो है आपके सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र था केस, है ना, नामक समाचार पत्र बंद होने के बाद दोबारा किस नाम से प्रकाशित हुआ? वापस चालू किया गया तो उसको किस नाम से किया गया था? तो वो राजस्थान केसरी के नाम से। प्रताप है ये गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। तरुण राजस्थान अजमेर से हुआ था। राजस्थान गजट की बात करते हैं तो ये भी अजमेर से प्रकाशित हुआ था। तो राजस्थान केसरी इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन 35 नंबर का कि अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक सुमेलित कीजिए। अजमेर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, आपको पता है। देश के अंदर सबसे पहले गोवा के अंदर पुर्तगाली लेके आए थे और राजस्थान के अंदर अजमेर में छपते थे। तो राजपुताना गजट राजस्थान का पहला है। इसका कौन है? मौलवी मुराद अली हैं। ठीक है, देश हितैषी की बात करते हैं तो मुन्ना लाल जी शर्मा इसके संपादक रहे हैं। राजपुताना हेराल्ड की बात करते हैं तो ये हनुमान सिंह का रहा है। और सभी कथन सही हैं, तो इसके अंदर सभी कथन सही, आपका 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। वह कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया गया था? बूंदी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो वो नवीन राजस्थान जो है उसके अंदर किया गया था। प्रभात, नवजीवन, लोकवाणी, तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र जो है उसके अंदर किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयपुर राज्य के दीवान रहे हैं, कौन रहे हैं? सर वीटी कृष्णा माचरी, वीटी कृष्णा माचरी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ध्यान रखना, का संबंध कौन से राज्य से है कि ये कौन से राज्य के थे? दीवान तो जयपुर राज्य के रहे हैं, जबकि इनका संबंध की बात करते हैं तो वो तमिलनाडु से है। कौन से राज्य से है इनका संबंध? तमिलनाडु से इनका संबंध है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश किस देवी की पूजा नहीं करते? कौन सी ऐसी देवी है जिसकी भाटी राजपूत जो राजवंश है अपना जैसलमेर का वो नहीं करते? आवड़ माता की करते हैं, आवरी माता की करते हैं, करणी माता की जो है वो राठौड़ वंश करेगा। राठौड़ वंश जो है बीकानेर का, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसा था, बीकानेर साम्राज्य बना था। बीकाजी को इन्होंने कहा था कि ये जो आपका जोधपुर से सवाया रहेगा। ठीक है, हिंगलाज माता की करते हैं तो करणी माता की वो पूजा नहीं करते। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करणी माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करो। ऊंट उत्सव की बात करते हैं तो ये अपने बीकानेर में होता है, आपको बताया। हाथी उत्सव की बात करते हैं तो जयपुर के कोंडा गांव जो है वो जयपुर का कुंडा गांव है। कई जगह कुंडा लिखा हुआ है, कई जगह कोंडा लिखा हुआ है, जबकि गांव वो कुंडा गांव है जिसको हाथी गांव के नाम से जाना जाता है। मरु मेला जैसलमेर के अंदर लगता है और थार महोत्सव है ये बाड़मेर का है। तो आपके सारे के सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करती है आरपीएससी, अच्छा क्वेश्चन है। चौप का है, मेमंद का है ना, तिमणिया है, ये 3-4 नाम है जो हर बार पूछेगी। तो मेमंद जो है वो सर के ऊपर पहना जाता है, सर के ऊपर रखड़ी टाइप के अंदर ये पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है संगीतकार व रचना उसकी सुमेलित करनी है। तो चांद खां वो सवर सागर किताब लिखी थी, उनकी रचना का क्या नाम था? चांद खां जो थे उनकी किताब का सवर सागर था। पुंडरीक विठल जो थे इन्होंने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे, उसमें रहे थे। तो इसकी क्या है? राजमंजरी है। देवर्षि की बात करते हैं, देवर्षि भट्ट की संगीत सार है। और द्वारका नाथ की बात करते हैं तो राग चंद्रिका है। तो इसके भी आपके चारों के चारों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? महिला बास्केटबॉल अकादमी की बात करते हैं तो महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर के अंदर है। बालक फुटबॉल अकादमी की बात करते हैं तो बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर के अंदर है। आगे है बालक कबड्डी अकादमी की बात करते हैं तो वो करौली के अंदर है। और बालक वॉलीबॉल अकादमी की बात करते हैं तो वो जयपुर नहीं है, झुंझुनू के अंदर है। कहां पे है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भौतिक विभाग व जिला सुमेलित कीजिए। भौतिक विभाग और जिला सुमेलित करना है। भाकर किसको बोला जाता है? सिरोही की जो पहाड़ियां होती हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर बोला जाता है, याद रखना। फिर गिरवा बात करते हैं, गिरवा उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा बोला जाता है।
बागड़ की बात करते हैं तो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, उसको बागड़ बोला जाता है। और बागड़ की बात करते हैं तो नागौर जो क्षेत्र है उसको बागड़ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप मिलान कर लेना, ऑप्शन नहीं दे रखे है ना। आगे है नदी और उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी और उद्गम स्थल जो है वो सुमेलित नहीं है? साबी जो है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, आपको पता है साबी नदी जो है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकणी है ये कोटड़ी गांव से निकलती है। किससे निकलती है? कोटड़ी गांव से निकलती है। बाणगंगा की बात करते हैं तो बैराठ निकलती है, यहाँ भाबरू शिलालेख वगैरह मिला था, बैराठ की सभ्यता मिली थी, दयाराम साहनी ने उसकी खोज की थी, है ना। तो ये हो गया बैराठ में। आगे काटली नदी ये बबाई की पहाड़ियों से नहीं निकलती। काटली नदी जो है ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलता है। पहाड़ियां जो खंडेला की पहाड़ियां हैं उनसे आपकी काटली नदी जो है वो निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां से। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? किस जिले का जो वाटरशेड है वो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसके अंदर राजस्थान के 2 ही जिले आते हैं। देश के अंदर 9 राज्यों के अंदर ये सिस्टम चला हुआ है। राजस्थान के कौन कौन से आएंगे? आपके जोधपुर आएगा और उदयपुर आएगा। कौन सा आएगा? जोधपुर और उदयपुर जो है वो आपका वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंदर राजस्थान के 2 वाटरशेड आएंगे। एक तो जोधपुर का आएगा और दूसरा उदयपुर का आएगा। ये काफी हॉट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना भैया ना, ध्यान रखना। आगे है थार पारकर नस्ल है। थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल को याद करने का सूत्र मैंने शॉर्ट ट्रिक अपने IQ लेवल एकेडमी के चैनल पे डाल रखी है, मात्र 40 सेकंड का है। मेव हरी का सारा माल गिरना था, उसमें सारी यादें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? मेव हरी का सारा माल गिरना था। ठीक है, आगे देखिए कि राजस्थान में हीलियम गैस कहां मिली है? हीलियम गैस की बात कर रहे हैं। हीलियम गैस जो है वो राजस्थान के अंदर, ये किसके अंदर काम में आती है? हवाई जहाजों के टायरों के अंदर, किसी चीज को उड़ाने के लिए, गुब्बारा के लिए। ये क्या है? अपनी ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनसे अड़की होती है, ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, तो हीलियम गैस जो है वो कहां मिली है? ये घोटारू जैसलमेर के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर, अलवर के अंदर या अजमेर के अंदर। तो गैस का जहां पे भी नाम आता है मैक्सिमम आपका करेक्ट आंसर जैसलमेर होना चाहिए। तो कहां मिली है? घोटारू के अंदर मिली है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, आगे बात आती है तेल और गैस का, जैसलमेर और बाड़मेर स्पेशल याद रखना है ना। सीकर के रोहिल व सुहागपुरा गांव, रोहिल और सुहागपुरा गांव में कौन सा खनिज भंडार मिले हैं? खनिज भंडारों की बात करते हैं। थोरियम जो होता है ये मोनोजोइक मिट्टी में मिलता है। किस में मिलता है? मोनोजाइक मिट्टी में। मोनोजाइक मिट्टी में मिलता है। ये नदी के किनारे या केरल तट के पास में ज्यादा मिलता है। बेरिलियम जो है वो भी आणविक खनिज है। यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम जो है वो अपने सुहागपुरा और रोहिल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सुहागपुरा सीकर का और सुहागपुरा और रोहिल जो गांव है वो किसके लिए चर्चा में रहे? तो अपने यूरेनियम के लिए रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो जैसलमेर में कोई मतलब नहीं है रहने का। जैसलमेर के अंदर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, है ना, किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं 17 व्यक्ति, तो न्यूनतम जनघनत्व है। बाकी बाड़मेर की बात आती है तो बाड़मेर जो है उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में वर्ष सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो मिली है वो बाड़मेर की मिली है। और यदि न्यूनतम की बात करते हैं तो वो गंगानगर की मिली है, सेकंड न्यूनतम अपने झुंझुनू में मिली है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मरु विकास बोर्ड की हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 के अंदर मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल थे जो इलाहाबाद राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे? इलाहाबाद और आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रहे। इलाहाबाद न्यायालय की क्या बात है कि इसके अंदर देश के अंदर सबसे ज्यादा न्यायाधीश बैठते हैं। राजस्थान न्यायालय के अंदर 50 न्यायाधीश बैठते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दरबारा सिंह, अंशुमान सिंह, श्री अंशुमान सिंह जी जो रहे हैं वो क्या थे? वो राज्यपाल बनने से पहले इलाहाबाद और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान के राज्यपाल जो राजदूत रहे, एम्बेसडर रहे, इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे, IFS जो IAS बनते हैं वो रहे। तो राजस्थान के राज्यपाल जो राजदूत रहे, राजदूत 2 कौन राज्यपाल रहे हैं?
निर्मल चंद जी जैन रहे हैं, प्रतिभा पाटिल रहे हैं, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह रहे हैं, या सभी रहे हैं? तो श्री शैलेंद्र कुमार सिंह एसके सिंह जो है ना, वो क्या रहे हैं? एम्बेसडर रहे हैं, राजदूत रहे हैं भारत सरकार के। ठीक है, आगे बात आती है कि वर्तमान में यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं। तो यूएनओ की बात करते हैं तो 193 देश सदस्य हैं। 193वें देश की बात करते हैं तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सा सूडान? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, सूडान अभियान के अंदर भारतीय महिला सेना गई हुई है ना, तो दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान जो है वो आपका मोंटेनेग्रो की बात करते हैं तो 192वां है, और 193 की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान 191वां आपका ईस्ट तिमोर की बात हो जाएगी, जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी भी दिल्ली है, ईस्ट तिमोर की राजधानी भी दिल्ली है। वो 191 नंबर का देश रहा था। आगे बात आती है कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। प्रधानमंत्रियों के निधन की बात करते हैं क्योंकि 4 राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। प्रधानमंत्री JLN है, जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका भी निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं LBS की, तो उनका भी निधन हो गया था। इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो इनका भी निधन हो गया था। तो सभी के सभी 3 प्रधानमंत्री जो हैं देश के अंदर पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है इनकी। ठीक है, आगे बात आती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसने दंत विहीन बाघ कहा है? कि ये दांत नहीं है, बाकी तो बाघ बना दिया आपने इसको, ये दांत नहीं है, किसी को काट नहीं सकता बट डरा सकता है। ठीक है, तो न्यायाधीश HL दत्तू, OP शर्मा, KC निरोगी, या फिर अपने राम सिंह हिरवा, है ना, राम सिंह जी हिरवा। तो किसने कहा है कि HL दत्तू जो है न्यायाधीश, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो 10 दिसंबर को बना था, आपको पता ही है। तो ये दंत विहीन बाघ बोला गया है इसको। ठीक है, आगे देखिए कि वर्तमान में कौन सी महिलाएं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं जो हैं वर्तमान में जो मुख्य मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं? कितनी न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान के अंदर? 33 + 1 है 33, तो अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है, तो 34 न्यायाधीश अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान के अंदर हैं। ठीक है, तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी बिल्कुल है, BV नागरत्ना बिल्कुल है, और बेला M त्रिवेदी है, हिमा कोहली है। 4 महिलाएं जो हैं वर्तमान में न्यायाधीश के पद पे सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। ठीक है, तो आपका सभी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करेगा। उच्चतम न्यायालय जो होता है भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका प्रोविजन किया गया है? प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 131, 132। 132 के अंदर इसका प्रोविजन किया गया है कि संविधान की व्याख्या उच्चतम न्यायालय 132 के तहत करेगा। अनुच्छेद 133 के अंदर बोला गया यदि मामला दीवानी हो तो उसकी व्याख्या करेगा, और यदि 134 के अंदर यदि मामला फौजदारी प्रकृति का है तो उसकी व्याख्या करेगा। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 132 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र जगदीप जी धनखड़ को देंगे, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देंगे? तो ओम बिड़ला जी को देंगे। किनको देंगे? ओम बिड़ला जी को। लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, उनको तुरंत सूचना दी जाती है, फिर ये अपने पटल पे इसको रखा जाता है। 59वां क्वेश्चन है विधिक अधिकारों का वर्गीकरण। विधिक जो अधिकार हैं उनका वर्गीकरण पूर्ण और अपूर्ण अधिकार के तौर पे किया गया है। तो इसके अंदर अपूर्ण अधिकार का आशय क्या है? अपूर्ण अधिकार जो है उसका मतलब क्या है? तो अपूर्ण अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, या DPSP हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो अपने जो DPSP हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अपूर्ण अधिकार हैं, जबकि पूर्ण की बात करते हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय में सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन रहे हैं? तो आपको पता है हीरालाल जे कानिया हैं, ये पहले नंबर के न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। कैलाश वांचू की बात करते हैं, कैलाश जी वांचू जो हैं, जस्टिस कैलाश जी वांचू, वो सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। जस्टिस शिंदे की बात करते हैं, इंद्रजीत महांती, ये पहले रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमने ROEO का जो पेपर है उसके अंदर 60 क्वेश्चन लिए हैं। 60 क्वेश्चन जो है वो GS के लिए हैं, या जिसको बोलते हैं GK। दोनों में खैर फर्क है, ये जनरल स्टडी होती है, जनरल नॉलेज होता है, लेकिन 60 क्वेश्चन लिए। अगला जो नेक्स्ट पेपर जो आएगा उसके अंदर 60 क्वेश्चन और लिए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन अपने GK के होंगे, प्लस में 40 क्वेश्चन, क्योंकि वो लंबा हो जाता है, एक क्लास भी काफी लंबी हो जाती है, इसलिए उस समय का आपके लिए और हमारे लिए ध्यान रखते हुए इसके 2 पार्टीशन एक पेपर के बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।